ये पृथ्वी जैव और अजैव तंत्र का अद्भुत पारिस्थितिकी है। जैव तंत्र वो है जिसमें तमाम वनस्पतियां और जीव जंतु शामिल हैं, जबकि अजैव तंत्र में हमें जीवित रखने वाली हवा जिससे हमारी सांसें चलती हैं, पानी जिसे हम पीते हैं और धरती जिस पर हम रहते हैं मौजूद है। बेहद खूबसूरत उपादानों से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर जीवन यापन और विकास के तमाम सरंजाम उपलब्ध हैं। अरबों साल पहले अस्तित्व में आई हमारी पृथ्वी अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि इसने अपने पालने में जीवन विकसित करने के हर उपादान को रखा है। विकास के क्रम में कई हजार साल पहले विकसित मानव इस धरती का सबसे विवेकशील और विकासशील प्राणी है। बदलते समय के साथ विकास की ऐसी तस्वीर मानव ने रंगनी शुरू की जिसमें धरती की हरियाली गायब होने लगी, कंक्रीट के जंगल उगने लगे, चिमनियों से धुआं धुआं कर धुआं निकलने लगा, नदियों का पाट सिमटने लगा, ग्लेशियर पिघलने लगे, पंछियों का कलरव यांत्रिक कोलाहल में तब्दील होने लगा, धरती गर्म होने लगी और समुद्र उफन कर रिहायशी इलाकों को लेने लगा। कहते हैं छिट्टी जल पावक गंग समीरा पंच तत्व है। जगत जो है ना वो 5 तत्व से है, जिसमें से जल और वायु ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो देखा जाए कि नदियाँ सूख रही हैं, हवा जो है सो गंदगी फैल रहा है, हवा में पोल्यूशन रेट आया, तो ये जो वातावरण है बैलेंस का इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये प्रकृति का जो दिया हुआ चीज़ है वो मात्रा किस रेशियो में होना चाहिए, वो अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये पर्याप्त। सच पूछा जाए तो जैव और अजैव तंत्र का शायद ही कोई ऐसा पहलू है जिसे मनुष्य ने प्रभावित न किया हो, जिसके भयावह परिणाम ने संपूर्ण जीव जगत को ही खतरे में डाल दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में भविष्य की जिन 10 खतरों की तस्वीर उकेरी है, उनमें से 5 पर्यावरण से संबंधित है। रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों के लिए जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। दूसरे नंबर पर चरम मौसम और तीसरे नंबर पर जैव विविधता के हो रहे नुकसान को रखा गया है। 7वें खतरे के रूप में मानव द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान और 8वें खतरे के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के संकट को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट भविष्य में पर्यावरण से जुड़े संकटों की गंभीरता को न केवल रेखांकित करता है, बल्कि भविष्य के गंभीर परिणामों के प्रति आगाह भी करता है। प्रायः जितने भी प्लांट हैं, हम लोगों ने उन्हें शर्त दे रखा है कि आइदर यू कीप योर वेस्ट वाटर इन क्लोज सर्किट। जो पानी आप ड्रॉ कीजिए तो पानी को आप यूज कीजिए, आप तो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं कीजिए। अगर डिस्चार्ज करते हैं तो उसको आप उपचार करके और उपचार भी करें तो इन कन्फॉर्मिटी विथ द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल। और इंडस्ट्रीज प्रायः इसका पालन करते हैं, लेकिन चूँकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड का मानक का अनुपालन करने के बावजूद भी यदि डिस्चार्ज की मात्रा अधिक हो जाएगी, बहुत से इंडस्ट्रीज रहेंगे और सबसे डिस्चार्ज उस तरह से होगा, और रिसीविंग वाटर बॉडी है उसकी मात्रा कम रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो इनलेट वाटर इन कन्फॉर्मिटी विद द स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी रिसीविंग वाटर जो है पॉल्यूटेड स्थिति में आ सकता है। हर वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अध्ययनों की रिपोर्ट ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मानव जाति ने बिना हिचके अपने लाभ के लिए धरती को नियंत्रित करने का प्रयास किया है और अनियंत्रित रूप से उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया है, जिसके परिणाम साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। मानव जाति ने धरती पर विकास का तथाकथित एक ऐसा बीज बोया है जिसके जहरीले बेल ने पृथ्वी को अपने जब्त में ले लिया है। उसने मनुष्य के जीवन और जीविका को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है। आपदाओं ने जीवन की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये चौंकाने वाला सत्य है। संघर्ष और हिंसा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को
तमाम रासायनिक केमिकल और 25% जो है वो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद या जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। ये दोनों को मिलाकर अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी की दशा में भी सुधार होता है, मेरे वायु एटमॉस्फेयर में भी सुधार होता है और अच्छी गुणवत्ता वाली उनको फसल या सब्जी जो भी वो लगाएंगे अनाज उनको मिलता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि देश के 70% भूगर्भीय जल स्रोतों में पानी बचा ही नहीं है। इससे साफ है कि पानी का संकट देश और दुनिया पर किस तरह गहराता जा रहा है। आखिर जल संकट इतना गहरा क्यों बनता जा रहा है? कारणों की एक लंबी फेहरिस्त है। विभिन्न नदियों जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, मुख्य झील, तालाब, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, घरेलू बहिस्राव की नियमित रूप से जांच करती है। इसका वाटर क्वालिटी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रदूषित करने वाली इकाइयाँ हैं वो उनका जो बहिस्राव निर्धारित मानक के अधीन उसका हो रहा है अथवा नहीं। अगर औद्योगिक बहिस्राव निर्धारित मानक से अधिक हो रहा है तो उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंडस्ट्री को इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जल बहिस्राव संयंत्र स्थापित करने के लिए उसको निर्देश देती है। तो इस तरह से वाटर क्वालिटी असेसमेंट जब तक हम लोग नहीं करेंगे, विभिन्न नदियों का, उसका तालाब का, झील का क्या उसका गुणवत्ता है और वो निर्धारित मानक के अधीन है या नहीं है, वो पानी पीने लायक है कि नहीं है, इस तरह से हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं। देश भर में पिछले 10 सालों में करीब 30% नदियां सूख चुकी हैं। वहीं पिछले 70 सालों में 30 लाख में 20 लाख तालाब, कुएं, पोखर, झील इत्यादि पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की माने तो देश भर में 10 साल पहले कुछ 15,000 के करीब नदियां थीं, जिनमें 30% यानी करीब 4,500 नदियां सूख गई हैं। ये केवल बारिश के दिनों में ही बहती हैं। पूरे देश की नदियों में गाद जम गया है। औद्योगिक कचरा और सीवेज के कारण नदियों का जल आचमन तो दूर, नहाने लायक भी नहीं रहा है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का मूल भी है। अगर समय रहते सरकार और नीति निर्धारक से हटकर आम जनता इसके प्रति सचेत नहीं होगी तो सूखे कंठ, सूखी धरती में विकास की सारी संकल्पना शव का श्रृंगार मात्र बनकर ही रह जाएगी। जल के बिना विकास की सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। देखिए, भावी पीढ़ी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला समय में उन्हीं को फेस करना है। हम लोग का जनरेशन या इसके जो हैं वो सब तो एक टाइम तक ही हैं, तो उनको इसके प्रति ज़्यादा सजग रहना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम लोग जब हैं, वर्तमान पीढ़ी जो है, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का, जानकारी देने का या उस दिशा में कैसे इसको रोका जाए, वो प्रयास हमें बराबर करते रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान की पढ़ाई विद्यालय में होती है, स्कूल लेवल से होती है, तो पर्यावरण की पढ़ाई भी एक सब्जेक्ट को स्कूल से ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हर विद्यार्थी में, हर बच्चों में इसके प्रति जागृत भावना, जागरूक रहने के बारे में क्या क्या करना है उसकी जानकारी जरूरी है। और इससे निपटने के जो तरीके हैं व्यक्तिगत लेवल पर, समाज लेवल पर, सरकार लेवल पर, उसके प्रति भी उनको बताना जरूरी है कि भाई आने वाला समय तुमको इससे झेलना होगा। अभी से तुम अपने इसको कल्चर के रूप में इसको तुम एडॉप्ट करो और इसका तुम निराकरण के बराबर सोचो। कोई भी काम करते हो, कहीं भी करते हो, तो इसके बारे में ध्यान रख के करो। चाहे वो मशीन का प्रयोग हो, हवा का उपयोग का हो, व्हीकल का हो, एयर कंडीशनर का हो, कम से कम यूज करें, या जितनी सावधानियां बताई गई हैं उनको ये प्रयास शुरू से ही करने का रखें, ताकि वो जागृत रहें, से ज़्यादा अच्छी तरह से उसको डील कर सकें आगे आने वाले समय। वायु प्रदूषण की स्थिति भी भयावह है। वायु प्रदूषण जनित बीमारियों का फैलाव भी निरंतर हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में 8 मौतों में 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण है। औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन ने हमारे वायुमंडल को इस तरह से प्रभावित किया है कि हमारे गुलाबी फेफड़े अब काले पड़ने लगे हैं। ट्यूबरक्लोसिस और अस्थमा की बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण दिल के दौरों से मरने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अवेयरनेस, एक सचेतता, एक जागृति टाइप की बात आनी चाहिए
कि यदि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना तो अपने वाहन घर से लेकर ना जाए, क्योंकि रांची जैसे शहर में आज के डेट में पार्किंग की भी सुविधा पर्याप्त जगह में नहीं है। अगर हम पार्किंग का पैसा दे भी देते हैं तब भी बहुत जाम लगता है। यहाँ का रोड जो है इतने ट्रैफिक को लेने में सक्षम नहीं है। एक तो जाम लगता है और जाम में स्टॉपेज पे जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे काफ़ी धुआं निकलता है। आदमी को चाहिए कि जो सरकारी सिटी बस चल रही है या जो पब्लिक व्हीकल्स अलाउड है उसका यूज करें। अगर एक बस में हम चल सकते हैं तो उतना पोल्यूशन नहीं देगा, जबकि उतने ही बस में अगर 30 आदमी बैठ के जाना है, 30 आदमी अपनी अपनी कार लेके निकले। नंबर 2, हम अवॉइड करें अनावश्यक शहर के बीचों बीच वाहन ले जाने से। अगर हमको लंबी दूरी में चलना है, रुकना नहीं है, उस रास्ते से क्रॉस करके काफ़ी दूरी तय करनी है, देन हम अपना गाड़ी यूज करें, नहीं तो हम इसको मिनिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाहनों को यूज करें। जो व्यवस्था में हमारा कार्बन का जो रेशियो जो हमारा प्राकृतिक में है, उसको हम माइनिंग के द्वारा उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये उसके बाद में कल कारखाना के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं, आदमी के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे जो नदियाँ जो बहती है वो नदी का जल स्तर जो नीचे गिर जाता है, तो जैसे कि शरीर में जैसे खून चलता है ना, तो खून कहीं कहीं बंद हो जाता है, तो बंद हो जाता है तो शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो नदियों का बहना प्राकृतिक रूप जो शरीर है उस शरीर को डिस्ट्रॉय करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा जल स्तर, जल का जो चक्र है, जमीन पर, जमीन के नीचे, आसमान पर, आसमान के सतह पर, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को जल संरक्षण की प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग को पूरी तरह से उसको सुरक्षित रखना है, और उस कार्य में आम लोग का सहयोग से ही होगा। सरकार या कोई संस्था इस काम को नहीं कर सकती। कृषि प्रक्रियाओं ने मिट्टी को भी प्रदूषित कर दिया है। रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग, जंगलों की कटाई और खनन से मिट्टी पूरी तरह से नकारात्मक प्रभावों का शिकार हो गई है। पिछले कुछ दशकों में बिजली और बिजली के उपकरणों के विकास ने जिंदगी को आसान और सुखद तो बनाया है, परंतु साथ ही साथ इसने पर्यावरणीय खतरे को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वैसे टेक्नोलॉजी आज हर समय डेवलप करते जा रही है, और एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हम लोग काफ़ी और भी कुछ कर सकते हैं। और कोई भी प्रोसेस प्लांट इंस्टॉल करने में या प्लांट इंस्टॉल करने में हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग पर्यावरण को न तो सिर्फ बचाएंगे, बल्कि हो सकता है उसमें और सुधार लाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। सूचना क्रांति के दौर ने ई कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है। प्लास्टिक और बोतलों ने मिट्टी से लेकर समुद्र तक को अपनी चपेट में ले रखा है। अनावश्यक शोर, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, उसने भी मानव जीवन को प्रभावित किया है। के लिए करते हैं, फ्रिज के लिए करते हैं, तो सबसे पहले लाइटिंग लें तो एप्रोप्रिएट लाइट लगाएं। जहाँ पर कम लाइट चाहिए, जैसे पूजा रूम, स्टेयरकेस या पैसेज, जहाँ इतना लाइट चाहिए कि आप वहाँ चल फिर सकें, वहाँ एक आप LED लगाएं। उसके अलावा जहाँ थोड़ी और ज़्यादा लाइट चाहिए, जैसे टॉयलेट में, बाथरूम वगैरह, किचन में, वहाँ आप CFL लगाएं 5 से 10-15 वाट तक की। और जहाँ बड़ा हॉल है वहाँ पर आप T5 ट्यूब लाइट लगाएं। ऐसे ही अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी अप्रोप्रिएट लाइटिंग हो जाएगी। उसके अलावा स्मार्ट यूज़ में ये आप कर सकते हैं कि जहाँ ट्यूबलाइट पहले से है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको ऑन करने में देर मतलब फालतू ना जले, वहाँ छोटा सा आप LED लैंप लगा के रखे रहिए। और जब तक कि पूरा अंधेरा ना हो, जब आपको पूरी लाइट की ज़रूरत ना हो, उस लाइट से काम इतना चला सकते हैं आप कि जैसे आपको जूते उतारने, चप्पल पहनने, उतनी लाइट से आप काम चला। उसको बोलते हैं स्मार्ट यूज़ ऑफ लाइटिंग। फिर टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना ही है खाली, तो आप उस एरिया में जहाँ आपको पढ़ना है या कुछ काम करना है, एक अलग से छोटी लाइट वहाँ लगाइए। जैसे ड्रेसिंग टेबल हुआ, आपको स्टडी रूम हुआ, ऐसी जगह में टास्क लाइटिंग लगाइए, तो वो होती है एप्रोप्रिएट लाइटिंग। ये बजाय ये करने की कि पूरे घर में आपने ट्यूबलाइटें और ये बड़ी बड़ी सब लगा दिए और फिर उनका आप करेक्ट इस्तेमाल ना करें, उससे आप अननेसेसरी बिजली लगाएंगे। अगर सभी पहलुओं को देखा जाए तो स्पष्ट है कि हम क्रूर भविष्य की उल्टी गिनती के कगार पर खड़े हैं। हम जल, वायु और भूमि को जिस भयावह संकट में दिन ब दिन डालते जा रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य, आश्रय और आजीविका को तेज रफ्तार से नष्ट करती जा रही है।
पलायन, महामारी और मंदी जैसी विषवेल हमारी असमझ के कारण फैल पसर रही है। सरकार और संस्थाएं चिंतित हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। सतत विकास के लिए टिकाऊ उपाय पर चर्चाएं हो रही हैं, शोध जारी है। बावजूद इसके समष्टि की रक्षा के लिए व्यष्टि को जागरूक होना पड़ेगा। आज के संदर्भ में ये तो वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। आपको इसमें उद्देश्य मिलेगा कि जब रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो वो भी अपने कुटिया में एक आम का पेड़ लगा रहे थे। ये वैदिक काल की बात है कि जो रामायण का कथा है उस समय भी। तो जितने आदमी जो हुए हैं, जितने जो समझदार आदमी हुए हैं विश्व में, जितने भी पूर्वज में समझदार आदमी हैं, सभी ने वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, फलोद्यान आदि का कार्य में संलिप्त पाए गए हैं। उसी कड़ी को अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी, समाज लेवल पर भी एनजीओ के थ्रू या और भी कोई संगठन बना करके सरकार के अलावा भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसमें सामाजिक संगठन हो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके प्रति सतर्क हैं और वो जागरूक भी हैं, और वो जितने संसाधन उनके पास है उनको लेकर के उसका रोकने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद से एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था है भारत विकास परिषद, उससे मैं जुड़ा रहा हूँ और वर्तमान में मैं 2 साल से इसके महासचिव झारखंड के दायित्व में हूँ। तो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी इसको रोकने के लिए, जो संरक्षण है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में क्या है कि हम लोग लोगों को जागृत करने के लिए सदस्यों को, समाज को गांव में जा कर के या शहर में भी सेमिनार का आयोजन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, बैनर लगा करके सबको प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। वृक्षारोपण हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है जो हर साल हम लोग हर समय, खासकर बरसात के समय जब वृक्ष लगाया जाता है उसमें भी रोकने का प्रयास करते हैं। लोगों को प्लास्टिक यूज न करने का या और भी सारी चीज़ों जो डिस्पोजेबल हैं उस सबको कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसका हम लोग प्रयास करते हैं लोगों को जागृत करके, और घर में तो करते ही करते हैं। यदि समय रहते अपनी लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया गया तो पृथ्वी तो रहेगी, पर संपूर्ण जीव जगत की जीवन गति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।